हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीड टू नेट। पिछले कल हमने दो मॉडल्स पढ़े थे, सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। आज हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये सबसे पहले दिया था एस.जे. सिंगर एंड जी.एल. निकोलसन ने 1970s में। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो 3 चीज़ों की मिलकर बनी हुई है: फॉस्फोलिपिड्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इसके साथ-साथ कुछ अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी इस पे प्रेज़ेंट होते हैं, पर मेनली इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो बनी हुई है। अब ये जो प्रोटीन्स हैं, जैसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स मैं बोल रही हूँ, तो ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कैसी प्रोटीन्स हैं, जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, मतलब पेरिफेरी में प्रेज़ेंट हैं। मैं आपको डायग्राम से भी बताती हूँ। और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, वो है आपकी इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन मतलब जो डीपली पेनिट्रेटेड है। ये पेरिफेरली जो प्रोटीन्स हैं, ये लूज़ली बाउंडेड हैं। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर आप देखेंगे, ये वाली प्रोटीन्स हैं, ये कैसी हैं? पेरिफेरी में प्रेज़ेंट हैं और इतनी ज़्यादा डीपली एसोसिएटेड नहीं है इस मेम्ब्रेन के साथ। तो ये वाली जो मेम्ब्रेन्स हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। वहीं अगर मैं दूसरे की बात करूँ, ये वाली, तो ये देख रहे हो आप, बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डीपली घुसी हुई है। तो इस तरह की जो मेम्ब्रेन है, जो डीपली पेनिट्रेटेड है, उनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसके साथ-साथ आप देख रहे हो क्या है यहाँ पर, कुछ अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल्स भी प्रेज़ेंट है। ये येलो रेड कलर के जो स्ट्रक्चर्स आपको बीच में दिख रहे हैं, दीज़ आर कोलेस्ट्रॉल्स। और क्या दिख रहा है आपको? और इसमें आपको दिख रहा है एक कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो आपके पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, जो कि मैंने आपको बताई लूज़ली बाउंडेड हैं, क्योंकि लूज़ एसोसिएशन है, तो इनको हम ईज़िली क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। जबकि जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, जो एकदम डीपली पेनिट्रेटेड हैं, इनको हम ईज़िली रिमूव नहीं कर सकते। दूसरा, ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, क्योंकि ये पेरिफेरीज़ एकदम कॉर्नर्स पे प्रेज़ेंट है, तो ये एक तरह से रिसेप्टर्स और रिकॉग्निशन सेंटर्स का भी काम करती हैं। वहाँ पर अगर मैं इंटीग्रल प्रोटीन की बात करूँ, तो ये एंजाइम्स या कैरियर प्रोटीन्स का भी काम करते हैं। अब ये मॉडल जो है यूनिट मेम्ब्रेन से कैसे डिफरेंट है? यूनिट मेम्ब्रेन ने भी तो ऐसे ही बताया था कि ऊपर प्रोटीन्स हैं, बीटा प्लेटेड, और बीच में उनके बायोलिपिड्स प्रेज़ेंट हैं। तो फिर उस मॉडल से ये कैसे डिफरेंशिएट करता है? तो ये डिफरेंशिएट करता है सिर्फ़ प्रोटीन्स के अरेंजमेंट में। वहाँ पर जो प्रोटीन का अरेंजमेंट था, वो कहाँ था? बिल्कुल ऊपर था, बीच में लिपिड्स थे और ऊपर प्रोटीन्स थी, बीटा प्लेटेड। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन्स आप देख रहे हो, कोई इंट्रिंसिक है, कोई एक्सट्रिंसिक है, कोई पेरिफेरी में है, कोई पेनिट्रेटेड है। तो बस प्रोटीन के अरेंजमेंट के बेसिस पर ये डिफरेंट हो जाता है यूनिट मेम्ब्रेन से। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैंने बताया आपको, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है। और ये मॉडल सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी जो मेम्ब्रेन की है, उसको भी एक्सप्लेन कर पाया था। मतलब इस मॉडल ने इनको बताया था कि कैसे ये सिलेक्टिवली परमिएबल है कुछ चीज़ों के लिए। तो एक-एक करके इनके हम कंपोनेंट्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स कौन से स्ट्रक्चर हैं, जो आपको यहाँ पे पिंक कलर के दिख रहे हैं। दीज़ पिंक कलर स्ट्रक्चर्स आर लिपिड की बाइलेयर। सेंट्रल लिपिड बाइलेयर जो है, वो मेनली किसकी बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड्स की। फॉस्फो मीन्स फॉस्फेट ग्रुप लिपिड्स के साथ में एसोसिएटेड है। तो फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई हैं। ये लिपिड्स जो हैं, इन्होंने अपने आप को कैसे अरेंज किया हुआ है? जो इनका हेड है, जैसे पहले वाला था ना मॉडल्स, वो भी ऐसे ही बता रहे थे, तो सेम ही इसका जो हेड है, वो बाहर की साइड को है, जो कि नेचर में कैसा है? हाइड्रोफिलिक है। और जो इसकी टेल्स हैं, वो अंदर की तरफ को डायरेक्टेड हैं, और जो कि नेचर में कैसी हैं? हाइड्रोफोबिक है। ये जो नॉन पोलर टेल्स हैं, ठीक है, ये अंदर की तरफ को क्यों है? ताकि जो बाहर का एक्वस एनवायरनमेंट है, उससे ये बची रहे, क्योंकि नॉन पोलर टेल्स है, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होगा, वो क्या रहेगा? प्रोटेक्टेड रहेगा बाहर के एक्वस एनवायरनमेंट से। अब जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो कैसी मूवमेंट शो करते हैं? लेटरल मूवमेंट शो करते हैं और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करते हैं। लेटरल मूवमेंट शो करने का मतलब है कि ये मूव कर सकते हैं। जैसे ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल है, तो ये हर तरफ को जो है अपनी मूवमेंट शो करेगा। इस तरह की मूवमेंट को बोलते हैं लेटरल मूवमेंट, ठीक है? और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है कि ये वाली लिपिड इसकी जगह पे जा सकती है, इसकी जगह ये आ सकती है, तो ऊपर-नीचे। इस तरह का फ्लिप फ्लॉप फ्लॉप मूवमेंट जो है, ये लिपिड की जो मेम्ब्रेन्स हैं, ये शो कर सकती हैं। लिपिड के मॉलिक्यूल, सॉरी, जो है वो शो कर सकते हैं। तो जो क्वाज़ी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, उसी की वजह से ये लेटरल मूवमेंट जो है, वो पॉसिबल है प्रोटीन्स के बीच में भी। क्योंकि मैंने क्वाज़ी फ्लूइड आपको शुरू में ही बता दिया था कल वाली वीडियो में कि क्वाज़ी फ्लूइड का मतलब है ऐसा लिक्विड या ऐसा सब्सटेंस जो ना तो लिक्विड है, ना तो क्या है, सॉलिड है, थोड़ा विस्कस सा टाइप का है। तो उसी फ्लूइड नेचर की वजह से लिपिड्स जो हैं, वो लेटरल मूवमेंट जो है वो कर सकते हैं। जो ये एबिलिटी होती है, मतलब कि कितना ये मॉलिक्यूल्स जो हैं इज़िली मूव कर सकते हैं उस मेम्ब्रेन के अंदर, उसी को हम उस मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी भी बोलते हैं। फ्लूइडिटी का मतलब फ्लो क्या होता है? बहना, कोई चीज़ कितने ईज़िली फ्लो कर सकती है ना? तो इसी लेटरल मूवमेंट की वजह से, या इसी मूवमेंट की वजह से, हम मेम्ब्रेन को क्या कह सकते हैं कि उसका नेचर कैसा है? फ्लूइडी है, या फ्लूइडिटी वो शो करते हैं।
अब ये जो फ्लूइडिटी है, ये किस तरह से हेल्पफुल है, किस चीज़ में हेल्पफुल हो रही है? तो एक तो ये सेल डिवीज़न में हेल्पफुल है, सेल ग्रोथ में है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शंस में, सिक्रीशंस में और एंडोसाइटोसिस में। अब एंडोसाइटोसिस क्या होता है? देखिए आपको दिख रहा है डायग्राम में कि इस तरह की एक क्या बन रही है, कैविटी सी बन जाती है, इन्वेजिनेशन सी सेल मेम्ब्रेन में बन जाती है। बाहर से मान लो फूड पार्टिकल आ रहा है, कोई भी, तो ये क्या करेगा? एनगल्फ कर लेगा, एनगल्फ करने के बाद आप देख रहे हो ये वॉल उसको क्या कर रही है? एनक्लोज़ कर रही है और बाद में एक वेसिकल की फॉर्म में उसको पैक करके छोड़ देगी। तो इस तरह की प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जो क्वाज़ी फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, जैसे-जैसे आप उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट बढ़ाते रहोगे, लॉन्ग चेन कंटेंट बढ़ाते रहोगे, तो जो क्वाज़ी फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, वो क्या कर जाएगा? डिक्रीज़ कर जाएगा। और इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं सिएलिक एसिड कि वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को क्या कर देते हैं? डिक्रीज़ कर देते हैं। अब अलग-अलग तरह के मेम्ब्रेन लिपिड्स प्रेज़ेंट हैं, ये आपने अपनी नॉलेज के लिए याद रख लेने हैं, अदरवाइज़ इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट कि आपको ये याद रखने ही रखने हैं। आप अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए इनको याद रख सकते हैं। जैसे ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स क्या हैं? स्टोरेज लिपिड्स हैं। स्टेरॉल्स नॉन पोलर मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं, मतलब मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं लेकिन कैसे हैं? नॉन पोलर है। लेसिथिन है, दैट इज़ योर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। सिफेलिन है, दैट इज़ योर फॉस्फोलिपिड ऑफ बैक्टीरिया। ये आप याद रख सकते हो। कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए होता है। कार्डियोलिपिन्स कहाँ प्रेज़ेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया में। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स क्या हैं ये? पोलर मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं। तो ये आप याद रख सकते हो। ये हो गया आपका लिपिड्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है अब यहाँ पे कि 2 तरह की प्रोटीन्स हमने अभी पढ़ी है ना, उनकी ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे कितनी ईज़िली उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, 2 क्लासेस में हमने उसको डिवाइड कर दिया है। पहली एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन, दूसरी इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन्स। पहले हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये मैंने आपको अभी दिखाई, ये सुपरफिशियली अटैच होती हैं, पूरे सरफेस को कवर करके नहीं रखती हैं और ये आउटर और इनर दोनों तरफ जो है वो प्रेज़ेंट होती हैं। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ, ये देखिए, बाहर वाली आउटर हुई, ठीक है? और ये क्या हुई? इनर हुई। तो ये दोनों तरफ जो है वो प्रेज़ेंट है, आउटर साइड भी प्रेज़ेंट है और इनर साइड भी प्रेज़ेंट है। दे कैन बी ईज़िली रिमूव्ड एंड फॉर्म 30% ऑफ द टोटल प्रोटीन। ईज़िली, क्योंकि एक पेरिफेरल है तो ईज़िली रिमूव कर सकते हैं और ये टोटल प्रोटीन जितनी भी उस मेम्ब्रेन में प्रेज़ेंट है उसका 30% बनाते हैं। ये रिसेप्टर्स और रिकॉग्निशन सेंटर्स की तरह काम करते हैं, जैसे एटीपीएज़, स्पेक्ट्रिन इन आरबीसीज़। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें तो इंट्रिंसिक प्रोटीन कैसी हैं? पार्शियली या तो आधी दबी हुई हैं या पूरी की पूरी बरीड है मेम्ब्रेन के अंदर और इनको हम ईज़िली रिमूव नहीं कर सकते हैं। ये एंजाइम्स और कैरियर प्रोटीन्स की तरह काम करती हैं। इसके एग्ज़ाम्पल्स आ जाएँगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज़, ग्लाइकोफोरेन्स। सम लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं आप देखेंगे इस बाइलेयर से पास हो जाती हैं, मतलब पूरी पास हो जाएँगी और दूसरे एंड पे पहुँच जाएँगी, उनको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन या फिर टनल प्रोटीन्स। डायग्राम में देखते हैं। अच्छा, मैंने इस पे मेंशन नहीं करा है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि किसकी बात हो रही है। तो कुछ मेम्ब्रेन्स जो हैं वो इस तरह की होंगी और यहाँ से एक एंड से दूसरे एंड पे निकल जाएँगी, पूरा पास करके चली जाएँगी। तो ये टनलिंग करती हैं और एक जैसे टनल होती है ना, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को निकल जाती है, तो वैसे ये भी एक एंड से दूसरे एंड को निकल जाती है, तो इनको हम क्या कहते हैं? टनल प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है? टनल प्रोटीन्स कह लो या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन्स कह लो। जो प्रोटीन्स हैं वो मेम्ब्रेन को क्या बनाती हैं? डायनामिक बनाती हैं, क्योंकि ये अपनी पोज़ीशंस को चेंज करती रहती हैं। अब इनकी फ़ंक्शन के बेसिस पे प्रोटीन्स कितने टाइप की होती हैं देखो। सबसे पहली है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या करवाती है? ये प्रोवाइड प्रोवाइड करवाती है मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी। इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं टनल प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। फिर आते हैं परमेसेज़। परमेसेज़ में जो है वो आपकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में हेल्प करती है। डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में क्या फ़र्क होता है देखो, जो डिफ्यूज़न होती है ना, उसमें सिंपली जो मटीरियल है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को मूव करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पर जो आपकी ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है, इसमें करता तो सेम ही है, वो भी हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को मूव करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बट विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। वहाँ पे वो कैरियर प्रोटीन्स का यूज़ करता है, उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कहते हैं। फिर कैरियर प्रोटीन्स हो गई तीसरी, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी क्या होता है अभी बताती हूँ आपको मैं। एंजाइम्स, एटीपीएज़, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज़ एक्सेट्रा और रिसेप्टर प्रोटीन्स जो कि हार्मोन्स को रिसीव करने का काम करती हैं। तो इतनी सारे टाइप की प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेज़ेंट होती हैं। कौन-कौन सी पढ़ी? स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएँगी मेम्ब्रेन को, परमिएजेज़ जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प करेंगी, कैरियर प्रोटीन्स जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगी, एंजाइम्स, एटीपीएज़ और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज़। ये एंजाइम्स कौन होंगी? जो कि आपकी इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होंगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो बीच में डीपली पेनिट्रेटेड होंगी, वो कैसी होंगी? हार्मोन्स और एंजाइम्स प्रोड्यूस सॉरी नॉट हार्मोन्स, एंजाइम्स प्रोड्यूस करने वाली होंगी और एक्सट्रिंसिक वाली जो है वो रिसेप्टर्स की तरह काम करेंगी। तो ये उन एंजाइम प्रोटीन्स की बात हो रही है और रिसेप्टर प्रोटीन्स वो हो गई एक्सट्रिंसिक वाली जो कि रिसीविंग सब्सटेंस एक्टिविटी करेंगी। फिर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ओलिगोसैकेराइड्स कैन बाइंड विद प्रोटीन एंड लिपिड फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। बोलने का मतलब है कि ओलिगोसैकेराइड, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड 3 टाइप का होता है। तो उसमें जो ओलिगोसैकेराइड है, वो जाके बाइंड करता है
अगर प्रोटीन के साथ तो वो बनाता है ग्लाइकोप्रोटीन, अगर वो ओलिगोसैकेराइड जाके बाइंड करता है लिपिड के साथ तो वो बनाता है ग्लाइकोलिपिड। ओलिगोसैकेराइड ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स हमने बैक्टीरिया की सबसे बाहर वाली लेयर पढ़ी थी जो स्लाइमी लेयर थी। उसके ऊपर जाके ओलिगोसैकेराइड अगर अटैच होता है तो वो एक रिकॉग्निशन सेंटर है। मैंने आपको बताया था ना यूकेरियोट्स में जब हम बात कर रहे थे कि मैंने कहा ग्लाइकोकैलिक्स यूकेरियोट्स में भी होती है लेकिन वहाँ पर उसका काम किस चीज़ का होता है? रिकॉग्निशन का होता है क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाती है ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है इसके ऊपर जाके ओलिगोसैकेराइड अटैच कर जाता है और वो एक रिकॉग्निशन सेंटर ये रिसेप्टर का काम करता है किसके लिए? एंटीजेन्स के लिए। ठीक है, आप आगे जब आप एंटीबॉडीज़, एंटीजेन्स वगैरह पढ़ोगे तब समझोगे इसको। फिर बात करते हैं इसके लास्ट कंपोनेंट की जो कि है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और यूकेरियोटिक मेम्ब्रेन में, ठीक है। एनिमल्स के केस में हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और प्लांट्स के केस में कोलेस्ट्रॉल की जगह फाइटोस्टेरॉल प्रेजेंट होता है। अब हम केमिकल कॉम्पोजिशन देख लेते हैं मेम्ब्रेन की कि क्या-क्या है। प्रोटीन है 44 टू 76%, लिपिड्स हैं 20 टू 53%, वाटर 20%, कार्बोहाइड्रेट्स 1 टू 8%। ह्यूमन बीइंग्स में जो एरिथ्रोसाइट है उसकी मेम्ब्रेन में आपको 52% प्रोटीन मिलेगा और 40% लिपिड्स मिलेंगे, बाकी बचे हुए आपको अदर कंपोनेंट्स मिलेंगे। अब बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है? बल्क ट्रांसपोर्ट समझने से पहले हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जब आप किसी सब्सटेंस को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में भेजते हो, ठीक है? मेम्ब्रेन के बाद मेम्ब्रेन से होकर। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपको ऊपर पहाड़ी से कोई चीज़ नीचे फेंकनी है, तो क्या आपको कोई एनर्जी लगानी पड़ेगी? आप मोटर लगाओगे या कुछ भी लगाओगे ऊपर से नीचे फेंकने के लिए? नहीं लगाओगे ना, तो कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी आपको। तो वही चीज़ पैसिव है, जब आप हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को चीज़ें भेज रहे हो, तो वहाँ पर कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम उल्टा कर दें इसको, अब अपने घर में देखा होगा आपने नीचे अगर किसी की पानी की टैंकी लगी होती है, उसको 3rd फ्लोर पे या 4th फ्लोर पे पानी भेजना होता है, तो हम यूज़ किसका यूज़ करते हैं? एनर्जी का यूज़ करते हैं। किस फॉर्म में? मोटर की फॉर्म में। तो हमें तब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जब आपको लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में चीज़ें भेजनी होती है। तो जब लोअर से हायर में जाएँगी चीज़ें, तो उस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स के केस में एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में होती है। तो ये हो गया एक्टिव और ये हो गया पैसिव। आई होप इस एग्ज़ाम्पल से आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम बात कर रहे थे बल्क ट्रांसपोर्ट की। तो बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है? बल्क ट्रांसपोर्ट भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह ही होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ वो चीज़ें भेजनी है, लेकिन वो वहाँ पर जो एनर्जी है एक्टिव में वो ज़्यादा ज़रूरत होती है एनर्जी की। इसके केस में उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होती है इस प्रोसेस में। अब ये जो बल्क ट्रांसपोर्ट है ये भी 2 तरह का है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? जो भी मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल बताया था, जब वो क्या कर रहा है बाहर से किसी चीज़ को अपने अंदर लेके आ रहा है, उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और एक्सोसाइटोसिस में कोई बॉडी के अंदर की चीज़ है उसको बाहर स्पेल आउट करना है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस भी मतलब बाहर से हम क्या ले रहे हैं चीज़ों को, अंदर ले रहे हैं, तो वो 2 तरह की प्रोसेसेस इन्वॉल्व करता है। एक तो फेगोसाइटोसिस, दूसरा पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है देखो, फेगोसाइटोसिस होता है सेल ईटिंग, मतलब किसी सॉलिड फॉर्म में कोई चीज़ आप बाहर से ले रहे हो अंदर, ठीक है? अगर लिक्विड फॉर्म में ले रहे हो तो उसको हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। इनको हम सेल ईटिंग और सेल ड्रिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो पिनोसाइटोसिस में हम फ्लूइड मटीरियल लेते हैं, फेगोसाइटोसिस में हम सॉलिड मटीरियल लेते हैं बाहर से अंदर। वेसिकल्स जो यहाँ पे बनती हैं वो स्मॉल साइज़ की बनती हैं पिनोसाइटोसिस में, फेगोसाइटोसिस में ये लार्ज वेसिकल्स बनती हैं। यहाँ पर स्मॉलर पार्टिकल्स को जब पिनोसाइटोसिस हो रहा है ना तो स्मॉलर पार्टिकल्स को एनगल्फ किया जाएगा, लेकिन फेगोसाइटोसिस में लार्जर पार्टिकल्स को एनगल्फ किया जाएगा। यहाँ पर जब आपको पिनोसाइटोसिस करनी है तो इन्वेजिनेशन होएगी। इन्वेजिनेशन का मतलब क्या होता है? ऐसी कैविटी सी बन जाएगी। लेकिन जब आपको सॉलिड पार्टिकल्स को लेना है या फेगोसाइटोसिस करनी है तो वो सूडोपोडियाज़ बनाते हैं। सूडोपोडियाज़ पता है ना आपको? अमीबा की फॉर्म में अपनी ऐसे फॉल्स आर्म्स बनाएगा और एनगल्फ कर लेगा उस पर्टिकुलर पार्टिकल को। अब यहाँ पर जो लिक्विड है वो तो डायरेक्टली क्या कर लेगी पिनोसाइटोसिस में? डायरेक्टली अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। लेकिन फेगोसाइटोसिस में क्या करना पड़ेगा? पहले हमें उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को छोटे-छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ही ये जो पार्टिकल है वो एब्ज़ॉर्ब हो सकता है या एनगल्फ हो सकता है। ठीक है, समझ आ गया आपको छोटा-सा डिफरेंस फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के बीच में। नेक्स्ट है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल वॉमिटिंग या ईफेजी, मतलब अंदर से बाहर फेंकनी है अब आपको चीज़। तो अंदर से बाहर कौन फेंकते हैं? जैसे ग्लैंड्स हैं आपके, ग्लैंडुलर सेल्स हैं, जैसे म्यूकस ग्लैंड्स हो गए आपके, सेबेशियस ग्लैंड्स हैं आपके और सलाइवरी ग्लैंड्स हैं आपके। ये क्या है? ग्लैंडुलर सेल्स हैं यहाँ के, ये अपनी सिक्रीशंस को बाहर फेंक रहे हैं। न्यूरोट्रांसमीटर है नर्व सेल्स का और जो आपके रेसिडुअल बॉडीज़ हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको एक्सपेल आउट करती हैं। ये सारी चीज़ें एक्सोसाइटोसिस में आती हैं। ये होता कैसे है? छोटी-छोटी वेसिकल्स होती हैं, उनमें वो पर्टिकुलर सिक्रीशन स्टोर्ड होती है। जब वो वेसिकल जाके प्लाज़्मा मेम्ब्रेन के साथ में टकराती है, वो वेसिकल रप्चर होती हैं और रप्चर होने के बाद जितना भी उनका सब्सटेंस होता है, उसको वो बाहर फेंक देती हैं। तो बस यही होता है एक्सोसाइटोसिस या सेल वॉमिटिंग में।
तो आज हमने देखो थोड़ा-सा फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल के बारे में समझा कि फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल क्या था, किसने दिया था, उसके अलग-अलग कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया। फिर हमने एक्टिव और पैसिव के बारे में पढ़ा, बल्क ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा, बल्क में भी हमने 2 पढ़ी एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में भी हमने 2 पढ़ी साइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे और समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जो भी आपके सजेशंस हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब हम कल एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।